Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना और जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जाना और अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज का डिस्कशन मेरे साथ में कर सकते हो। देन फाइनली डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करूंगा, जैसा मैं डेली बेसिस पर शेयर करता हूं, वो यह है कि डेली बेसिस पर मॉर्निंग में 7 बजे द हिंदू का वीडियो अपलोड होता है। उसके अंदर द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को कंबाइन करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मॉर्निंग वाला वीडियो ज़रूर देखा करो और फिर उसके बाद शाम को 8 बजे राइट टाइम आपको ये वाला वीडियो मिल जाता है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स क्रैकर थ्रू एमसीक्यूज़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं एमसीक्यूज़ के बेसिस पर। अब देखो करंट अफेयर भी जानने को मिलेगा, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जितने भी एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पे दिए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल के होते हैं। एडवांस लेवल पर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता हुआ आया है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डेली बेसिस पर मिलते हैं, जो कि आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे प्रीलिम्स के लिए। और वहाँ पे जो दिक्कतें होती हैं लोगों को, वो दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि हर नया तरीका हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। देखो यहाँ पे चर्चा की गई है गोदावरी रिवर के बारे में। गोदावरी नदी पिछले 4 दिन से लगातार न्यूज़पेपर के अंदर, हर एक न्यूज़पेपर के अंदर कवर की जा रही है। अब आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है। हुआ क्या है, गोदावरी नदी में हम देख पा रहे हैं एक बाढ़ आई है, जिसकी वजह से परेशानियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। प्लस लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, यानी उनकी जगह से हटाकर उनको एक सेफ जगह पर लेकर जाया गया है। तो इस वजह से गोदावरी नदी चर्चा में बनी हुई है। तो गोदावरी नदी के बेसिस पर मैंने एक एमसीक्यू तैयार किया आप लोगों के लिए। यहाँ पे एमसीक्यू क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर। नीचे ऑप्शन में आपको 3 सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं। बताना यह है कि इनमें से कौन सी सहायक नदी है गोदावरी रिवर की। गोदावरी नदी की कौन सी इसमें से सहायक नदी देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको बताना है इसका एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इनमें से 1 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी बोलता है 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी बोलता है तीनों की तीनों सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। आप लोग यहाँ पे ट्राई करो। मैंने आपको द हिंदू के अंदर डिटेल से गोदावरी नदी के बारे में बताया था, आपको याद आ रहा होगा, बहुत डिटेल समझाया था, क्योंकि यूपीएससी पहले ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है ट्रिब्यूटरी को लेकर, इस वजह से ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को पॉज करो और ऑनेस्टली इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना। चलो इसके आंसर को डिकोड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा डी। तो तीनों की तीनों ट्रिब्यूटरी हैं, तीनों की तीनों सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की, इस वजह से इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाकी कुछ और पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारी चीज़ें तैयार करके चलेंगे। तो गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, यानी नासिक के पास से, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से ये नदी निकलती है। और लगभग आप कह सकते हो 1465 किलोमीटर्स की लंबी नदी देखने को मिलती है, जो कि नासिक से खासकर त्र्यंबकेश्वर से निकली और निकल के बाद बे ऑफ बंगाल के अंदर, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। मैं आपको थोड़ा मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये आप लोग मैप देखो, इस मैप में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। नासिक ये रहा, नासिक के पास यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर हुआ, यहाँ से ये गोदावरी नदी निकली और निकलने के बाद में इस प्रकार से घूमते हुए जो बे ऑफ बंगाल होती है, बंगाल की खाड़ी जो है, यहाँ पे यह नदी गिर जाती है। ठीक है ना, ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट सी बात। उसके बाद में गोदावरी नदी कहाँ कहाँ से बहती हुई निकलती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। फिर उसके बाद में इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स भी आप देख पाओगे बीच में, जहाँ पे इसका एक बेसिन देखने को मिलेगा, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुडुचेरी का भी कुछ हिस्सा है। मतलब कि
इन एरियाज़ के थोड़े बहुत हिस्से को टच करती हुई निकलती है, तो इसी वजह से ये सारी की सारी जगह इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब बात करें गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, सहायक नदियों के बारे में, तो इसकी ये सारी सहायक नदियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेंगंगा, वर्धा, वाइनगंगा, उसके बाद प्रणहिता, देन इंद्रवती, मानेर और साबरी। ये सारी कौन सी नदियाँ हैं? सहायक नदियाँ। तो अभी हमने क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ा? मंजरा, प्रणहिता और मानेर। क्या ये तीनों सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, वो है डी। हाँ, बिल्कुल तीनों की तीनों सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे मंजरा, प्रणहिता और मानेर, ये तीनों सहायक नदियाँ देखने को मिलेंगी। तो आई होप आप लोगों ने गोदावरी नदी के बारे में चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। तो गोदावरी नदी के बारे में और क्या बोलता है विकीपीडिया, इसको भी आप लोग देख सकते हो। जो ये नदी है, ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर देखने को मिलती है गंगा के बाद में, और इंडिया की यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट रिवर भी है। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ये दोनों वर्ड यहाँ पे ध्यान रखने हैं, आपसे वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। कहाँ कहाँ से निकलती है ये मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, ये आप लोगों ने देख लिया। इधर से निकलती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। अब ये कुछ और फैक्ट्स हैं आप लोगों के लिए जिसको ध्यान में रख सकते हो, यूपीएससी बेस्ड फैक्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़, गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको ओल्ड गंगा यानी वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा दक्षिण गंगा यानी साउथ गंगा के नाम से भी जानते हैं। अब गोदावरी नदी कहाँ पे गिरती है? दूसरा क्वेश्चन, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब गोदावरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो महाराष्ट्र नासिक से ओरिजिनेट होती है, एग्जैक्टली त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन बनेगा, गोदावरी नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है या ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? तो सिंपल सी बात है यार, देखो यहाँ से मुंबई से बह रही है और इधर बे ऑफ बंगाल के अंदर आ रही है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? ईस्ट साइड हो गया। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है क्योंकि ईस्टर्न साइड में बह रही है, तो ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिलेगी। अब ट्रिब्यूटरी को ध्यान में कैसे रखना है, ये बात आप लोगों को बहुत गौर से सुननी है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी के बेसिस पर क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। तो ये ध्यान रखना, गोदावरी नदी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, जो लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, वो यहाँ पे मंजरा देखने को मिलती है। तो लॉन्गेस्ट सहायक नदी मंजरा है, और लार्जेस्ट सहायक नदी वो है प्रणहिता। ऑप्शन में दोनों के ही बारे में मेंशन था, आपने देखा होगा। फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, गोदावरी नदी की जो रिवर बैंक है, उस रिवर बैंक पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है राजामुंद्री। ठीक है, तो ये कुछ और भी आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आएगा गोदावरी नदी से संबंधित तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो बिल्कुल पूछे जाते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। साल 2016 के अंदर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी या फिर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा? तो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ लिया था। अब आपने देखा होगा ये सवाल बिल्कुल वैसे ही तैयार किया गया है गोदावरी नदी को लेकर, क्योंकि गोदावरी नदी भी चर्चा में है, तो आपको मैंने गोदावरी नदी के ट्रिब्यूटरी के साथ में गोदावरी नदी का पूरी की पूरी कहानी को कवर करवा दिया है। चाहे ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आए, चाहे कहीं और से क्वेश्चन आए, आप आराम से सॉल्व कर सकोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? ऑप्शन ए दिबांग, ऑप्शन बी कामेंग, या फिर ऑप्शन 3 लोहित। फिर नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, या फिर ऑप्शन डी तीनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर आपको डी देखने को मिल जाएगा। अगेन तीनों की तीनों सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता होगा तिब्बत से निकलती हुई आती है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप कह सकते हो इसको इकोनॉमी से आप रिलेट कर पाओगे। इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इकोनॉमी का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन हम लोग देख पा रहे हैं, हर बार आ रहा है। पिछले साल भी इकोनॉमी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस बार भी इकोनॉमी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स के अंदर। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और ये तीनों स्टेटमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था 1935 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी 1934 वाला जो एक्ट है, इसका इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1935 में। पहला स्टेटमेंट तो ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो अपने आप में इकलौते इंपॉर्टेंट अथॉरिटी हैं जो कि रेपो रेट को डिसाइड करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, जितने भी कॉइन्स और नोट्स होते हैं, यानी कि सिक्के और जितने भी नोट हैं, वो सब के सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किए जाते हैं। तो ये तो हो गए 3 स्टेटमेंट। अब आपको देखना यह क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पूछा यह गया है कि बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे ऑप्शन दिए गए,
1 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ज़रा एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, मेरे हिसाब से आप लोग बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखोगे द हिंदू के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया इकोनॉमी वाले सेक्शन के अंदर। अच्छा, क्यों चर्चा में आरबीआई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक नया तरीका निकाला है जिससे हम लोग अलग अलग देशों से व्यापार कर सकेंगे, लेकिन वो जो व्यापार है अभी तक डॉलर्स में हो रहा था, लेकिन अब की बार जो ये नया तरीका निकाला गया है इसमें हम लोग इंडियन रुपी में व्यापार करेंगे। वो कैसे करेंगे आगे मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट अभी जो क्वेश्चन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। चलो इसके आंसर को डिकोड करते हैं। इसका आंसर निकल कर आता है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे। तो इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तीनों में से? तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 और 3 ये दोनों रॉन्ग हैं। चलो एक एक करके देखते हैं डिटेल से कि आखिरकार ये स्टेटमेंट क्या बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने आरबीआई को एस्टेब्लिश किया था। दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 तो हो चुका है करेक्ट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, इकलौते गवर्नर ही रेपो रेट को डिसाइड करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कितनी बार आप लोगों ने यहाँ पे इसके बारे में सुना भी होगा मेरे से द हिंदू के वीडियो के अंदर। तो रेपो रेट को कौन डिसाइड करता है? रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए पूरा का पूरा एक कमिटी बैठता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का एक बहुत बड़ा रोल है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक मल्टी मेंबर बॉडी है। अच्छा, कितने मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। तो इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं जो कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं ना, वो बेसिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के। और जो भी रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, या हमारा महंगाई का टारगेट होता है, इन सब को डिटरमाइन करती है पूरी की पूरी कमेटी। तो सभी लोगों का समर्थन है यहाँ पर, आप कह सकते हो। इसी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के अलावा भी काफ़ी सारे लोग इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया सर? तो ये आपका यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हो गया है रॉन्ग। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? सारे सिक्के और सारे नोट इशू किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू। क्या ये करेक्ट है? आप सोच रहे होंगे यार ये तो करेक्ट होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तो नोट्स को इशू करता है। लेकिन हाँ, ये बात आप कहीं काफ़ी हद तक सही समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है जो कि आपको समझना होगा। देखो अब इस पॉइंट को सुनना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बिल्कुल हक है पूरी तरह से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारे करेंसी नोट को इशू करता है, ठीक बात है ये तो। लेकिन ध्यान रखना, 1 रुपी नोट को छोड़कर सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। 1 रुपी नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करता है। क्लियर हो गया? अब 1 रुपी नोट और साथ ही साथ जो सिक्के हैं वो कौन इशू करता है फिर? तो 1 रुपी नोट और सिक्के इशू किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, और इन चीज़ों के ऊपर जो सिग्नेचर होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। बाकी जो आपके सारे नोट्स, यानी 1 रुपये का नोट और बाकी सिक्कों को छोड़कर जितने भी नोट देखने को मिलते हैं उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपये का नोट और जो सिक्के होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, और वहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी का जो है वो सिग्नेचर देखने को मिलता है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया सारे सिक्के नोट्स आरबीआई ही इशू करता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना? आई होप आप लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी अच्छे से समझा। तो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना, मतलब आप देख रहे हो कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बेसिस पर बनाए गए हैं। आगे आते हैं, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब देखते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल पूछे गए हैं। आप देखोगे 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं कि बाकी सारे जो बैंक्स है वो अपना डिपॉजिट लाल रखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, यानी 3 स्टेटमेंट दिए गए, बताना ही कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी सारा पैसा प्रोवाइड करवाता है कमर्शियल बैंक्स को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है, ये बाकी सारे हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको फंड प्रोवाइड करवाता है जब कमर्शियल बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक्स को उनके मॉनेटरी मैटर्स के मामले में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
तो आपको तीनों स्टेटमेंट के अंदर कोई कन्फ्यूजन लग ही नहीं रहा है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं, और ऐसा ही है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन को तैयार किया गया। आगे आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ये चर्चा क्या हो रही है, न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ना। न्यूज़ ये थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया तरीका निकाल दिया है पेमेंट करने का, ठीक है ना। और उस तरीके में दो प्रकार के अकाउंट रहेंगे, नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट क्या होते हैं इसको अभी समझेंगे, बट आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझो। अभी करंट टाइम पे हम लोग जब व्यापार करते हैं तो किस तरीके से पेमेंट करते हैं, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म हमारे पास क्या है इसको समझते हैं। मान लो एक कंपनी है हमारी, वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करती है भारत से, तो जो ट्रांजैक्शन होगा पैसा का, पैसा हमें पेमेंट करना होगा या रिसीव करना होगा, तो वो हम लोग फॉरेन करेंसी के अंदर करते हैं वो सारा काम। लेकिन ये जो मामला होता है ये नेपाल भूटान को छोड़कर, मतलब नेपाल भूटान के साथ जब व्यापार करते हैं तो इनको हम लोग इंडियन रुपी भी दे देते हैं, क्योंकि इनको इंडियन रुपी की ज़रूरत है, तो इंडियन रुपी नेपाल भूटान को दे दिया जाता है। लेकिन जब बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के साथ में, किसी भी कंट्री के साथ में व्यापार किया, तो हमें उनको डॉलर्स देना होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब जब इन कंपनी से हमने सामान लिया, मान लो हमने कुछ सामान इंपोर्ट कर लिया विदेशी देश से, मतलब विदेशी कंट्री से, तो होता क्या है, जब हमने सामान को इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करने के बाद जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो ये लोग रुपए नहीं लेते हैं, रुपी नहीं लेते हैं, ये बोलते हैं हमें डॉलर दे दो। क्यों? क्योंकि डॉलर की अपने आप में एक वैल्यू बनी हुई है। आप कह सकते हो कंट्री जो है अमेरिका, उसकी इकोनॉमी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो डॉलर की अपने आप एक वैल्यू बनी हुई है पूरे ग्लोबल लेवल पर। तो ये लोग डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं, रुपये को एक्सेप्ट नहीं करते। तो भारत को क्या करना पड़ता है, भारत को अपने रुपये को डॉलर में एक्सचेंज करवाना होता है। तो डॉलर में जब हम लोग एक्सचेंज करवाते हैं तो हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक गिर जाती है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये है एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, जहाँ पे हम लोग को डॉलर का यूज़ करना पड़ता है, अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवा के पेमेंट वगैरह करनी होती है। तो ये आज का तरीका है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट आरबीआई ने क्या नया तरीका निकाला है, यहाँ पे नया तरीका ये देखने को मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। दो अकाउंट खोले जाएंगे, वोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट। अब ये वोस्त्रो नोस्त्रो क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज अभी यहाँ पे क्या है, ये स्टेप किस लिए उठाया गया, क्योंकि इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है वो लगातार कम होती चली जा रही है। अगर आप लोग डॉलर के कंपैरिजन में देखोगे, इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है वो लगभग $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपये पहुँच चुका है आज के दिन। हम लोग सोच रहे थे 80 नहीं पहुँचेगा, पहले इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, ठीक है ना। इतना आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब समझते यह है कि देखो इसी चक्कर में हमें क्या करना है, अपने करेंसी की वैल्यू को मजबूत करना है। अब वैल्यू को मजबूत करना है तो अपनी जो रुपी है इसको सर्कुलेट करवाना होगा ग्लोबल लेवल पर। यहाँ पे रुपी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा। वो हम कैसे करेंगे, वो अब हम ये करेंगे कि हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे व्यापार में, हम लोग अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, और वो किया जाएगा नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू। अब समझते हैं नोस्त्रो वोस्त्रो क्या है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इंडिया और रशिया का। सपोज़ यहाँ पे इंडिया है और इंडिया के ऊपर यहाँ पे रशिया बैठा हुआ है, क्लियर हो गया। अब रशिया से हमें कोई सामान परचेज करना है या फिर हमें कोई सामान बेचना है, कुछ इस चीज़ों से यहाँ पे मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है दोनों देशों के बीच में, तो कैसे पेमेंट होगा इसको समझते हैं। अब जो पेमेंट होगा वो इंडियन रुपी और रशियन करेंसी रूबल के बीच में होगा। अब एक और बात रहेगी, ये अकाउंट कैसे खोले जाएंगे। तो रशिया के अंदर मान लो रशिया के कंट्री के अंदर काफ़ी सारे बैंक्स हैं, तो हमारे इंडिया का क्या होगा, हम लोग इंडिया का कोई भी यहाँ पे एक अकाउंट हम लोग उस बैंक से एसोसिएटेड खोल देंगे। यानी रशिया के बैंक के अंदर ही हम लोग एक अकाउंट खोल देंगे जिसको नोस्त्रो के नाम से जाना जाएगा। तो नोस्त्रो क्या है, एन अकाउंट दैट अ बैंक होल्ड्स इन अ फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बैंक जो है वो क्या करेगा, रशिया के एक बैंक के अंदर एक अकाउंट खोल देगा, नोस्त्रो अकाउंट, ठीक है। अब रशिया क्या करेगा, रशिया हमारी इंडिया की बैंक से कनेक्ट करके हमारे किसी भी इंडियन बैंक के अंदर, जैसे HDFC PNB सारे बैंक्स हैं, उन बैंक के अंदर रशिया की साइड से खोल दिया जाएगा वोस्त्रो अकाउंट, ठीक है ना। तो रशिया हमारे यहाँ पे वोस्त्रो अकाउंट खोल देगा, हम यहाँ पे रशिया में नोस्त्रो अकाउंट खोल देंगे। अब जब भी व्यापार होगा तो पेमेंट, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो पेमेंट वगैरह किया जाएगा वो इंडियन रुपी में किया जाएगा। अब रशिया काफ़ी सारा पैसा इंडियन रुपी इकट्ठा कर लेगा, भारतीय पैसा इकट्ठा करेगा। अब भारतीय पैसा इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के बाद में इंडिया को वो पैसा दे सकता है जब ये इंडिया से व्यापार करेगा तो, ठीक है ना। मान लो इंडिया से इसने कुछ खरीदना है, तो खरीदना होगा तो वो इंडियन रुपी का वापस इस्तेमाल करेगा,
तो ये बेसिकली आप कह सकते हो इन अकाउंट्स में पैसा इकट्ठा हो जाएगा और उन्हीं पैसों का यहाँ पे रशिया इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा किसका, नोस्त्रो और वोस्त्रो का। जब आप देखोगे नोस्त्रो का मतलब होता है लैटिन वर्ड में आवर्स, हमारा। तो इंडिया ने अपना अकाउंट खोल दिया रशिया के अंदर, नोस्त्रो हो गया। और यहाँ पे वोस्त्रो का मतलब होता है योर्स, तो रशिया यहाँ पे अपना अकाउंट यहाँ पे हम खोल देगा तो वो बेसिकली वोस्त्रो कहलाएगा। तो ये नोस्त्रो वोस्त्रो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया का पैसा रशिया के पास है अगर, तो अगर रशिया व्यापार करेगा भारत से, मान लो कुछ भी भारत से इसने परचेज़ किया, तो रशिया डायरेक्टली इंडियन रुपी अकाउंट में पे कर सकता है, डायरेक्टली इंडियन रुपी हम लोग को दे सकता है ना। तो इस प्रकार से जो व्यापार होगा वो इंडियन और रशियन करेंसी के अंदर होगा। यहाँ पर डॉलर का मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया है। तो मतलब आपने आर्टिकल समझा, एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया, एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपने करंट न्यूज़ को भी समझ लिया, एग्जैक्टली करंट न्यूज़ क्या है। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आपको पता होगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि रिसेंटली 2022 का ये इंडेक्स जो है ये रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसी के संबंध में मैंने एक एडिटोरियल आपके साथ में मॉर्निंग वाले वीडियो में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद उससे पहले भी डिस्कशन किया था। चलो अब इसको लेकर मैंने आपके लिए एक एमसीक्यूज़ को तैयार कर दिया है। अब वो एमसीक्यू क्या बोलता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के रिगार्डिंग ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यह बोलता है कि इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू। दूसरा यहाँ पे पॉइंट यह बोलता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के हम लोग अंदर क्या करते हैं कि जेंडर गैप को मेजर करते हैं, इसको मापते हैं किन किन चीज़ों के ऊपर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हेल्थ फैक्टर को देखते हुए। यानी ग्लोबल जेंडर गैप आपको पता चल रहा है कि मेन और वेमेन इन दोनों के बीच में कितनी इनइक्वालिटी, कितनी असमानताएं देखने को मिलती हैं। वो असमानताएं इन तीनों बेसिस पर होती हैं क्या, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हेल्थ के ऊपर होती हैं क्या। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब इस इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग तैयार की जाती है क्या इन चीज़ों को देखते हुए तैयार की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स साल 2022 में वो 146 में से 135 देखने को मिलती है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, एक बार आप लोग ट्राई करना। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर भी आपको डी देखने को मिलेगा। तीनों ही स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही यहाँ पे क्या किया है, इंडिया की रैंकिंग को तैयार किया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत की रैंक 146 में से 135 रखी है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। अब आगे आते हैं। दूसरा यहाँ पे देखोगे ये बोला गया कि इस इंडेक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी हो जाता है करेक्ट। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या बोला गया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रैंकिंग को जब तैयार करते हैं तो यहाँ पे 4 चीज़ों को देखा जाता है कि मतलब मान लो कोई पर्टिकुलर देश है, उस पर्टिकुलर देश के अंदर मेन और वेमेन के बीच में जो असमानताएं हैं वो इन 4 बेसिस पर कितनी ज़्यादा हैं। अगर वो इनइक्वालिटी इन 4 बेसिस पर ज़्यादा होंगी तो उस कंट्री की रैंकिंग बहुत नीचे रखी जाएगी। अगर असमानताएं कम होंगी, इक्वालिटी बहुत होगी इन चारों बेसिस पर, तो उस कंट्री की रैंकिंग ऊपर रखी जाएगी। ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग काफ़ी बुरी दी गई है, 146 में से 135 दी गई है। अब ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल या फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हेल्थ, क्या इन तीनों के बेसिस पर मेजर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपको तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट देखने को मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो आपका जो आंसर है आंसर डी हो जाएगा। तो ये तो गई बात। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा न्यूज़ कवर करवा देता हूँ। देखो पहले मैं कवर करवा चुका हूँ, एक बार जल्दी से कवरेज दे देते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का मेजर फोकस ये है कि देशों के अंदर हम लोग क्या कर सकें, ट्रैक कर सकें कि वेमेन और मैन के बीच में जो इक्वालिटी है वो किस लेवल पर चल रही है, उसको ट्रैक करने का ये काम करता है। और मैंने आपको बताया 4 चीज़ों के बेसिस पर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। पहली चीज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब यह है कि पार्लियामेंट या मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स के अंदर में या मिनिस्ट्रियल पोजीशंस के अंदर में वेमेन का कितना परसेंटेज है। तो इसमें वेमेन का परसेंटेज भारत के अंदर बहुत अच्छा है, तो भारत की रैंकिंग इस पर्टिकुलर इंडेक्स में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी।
उसके बाद में दूसरी चीज़ देखी जाती है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब कि वेमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स के अंदर, मजदूरी के अंदर, काम के अंदर कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसमें भारत की रैंकिंग लो है। एजुकेशन के मामले में फिर आता है मामला कि मतलब कितना ज़्यादा लोगों का एनरोलमेंट हो रहा है, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोगों के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो कितना अच्छा है, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है इंडिया के अंदर में। फिर होता है हेल्थ सर्वाइवल, कि भाई हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितना जी सकता है इंसान, तो इसमें भी काफ़ी बड़ा गैप आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली आपने देखा कि इन 4 बेसिस पर इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो ये तो आपने देख लिया, बाकी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझ लिया है, इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग क्या है ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे वनडे एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी बात करते हैं ग्लोबल फाइंडिंग्स के बारे में, दुनिया भर में क्या हुआ इस इंडेक्स के अंदर। तो इस इंडेक्स के अंदर टोटल 146 कंट्रीज़ में से रैंकिंग तैयार की गई है, 146 कंट्री की रैंकिंग तैयार की गई, जिसमें से भारत की रैंक तो 135 है, ये तो आपको पता चल चुका है। बाकी अगर हम लोग बात करें आइसलैंड को अगर देखें, तो आइसलैंड ने टॉप किया है, क्योंकि आइसलैंड के अंदर जेंडर न्यूट्रल चीज़ें देखने को मिली हैं, यानी कि जेंडर इक्वालिटी देखने को मिली है, न्यूट्रल बोल रहा हूँ सॉरी। वहाँ पे मतलब मैन और वेमेन दोनों के बीच में समानता, इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। इस वजह से आइसलैंड टॉप पर है। आइसलैंड के बाद में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज़ भी आपको टॉप पे देखने को मिलती हैं। तो 4 देश ये हो गए, आइसलैंड ऊपर 5 हो गया, तो ये 5 देशों ने इस रैंकिंग के अंदर बिल्कुल टॉप किया है। सबसे बॉटम पे कौन सी है, 146 में से 146 नंबर पर सबसे बॉटम पे कौन सा देश है, वो है अफगानिस्तान, जहाँ पे मैन और वेमेन के बीच में भेदभाव काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ग्लोबल सिनेरियो, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, इस वाली पर्टिकुलर स्लाइड को घोल के पी जाना, रट लेना बहुत अच्छी तरीके से। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको रटना है बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या बोला गया कि देखो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, इसको समझेंगे। सबसे पहली चीज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए वर्क करता है। इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। इसका कोई भी फ़ायदा कमाने का मकसद नहीं है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा में देखने को मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट्स को रिलीज़ करता है। पहली चीज़ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, दूसरा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तीसरा ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, चौथा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, पांचवा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और छठा ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप कहोगे इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हो इसके ऊपर। इतना ज़्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यूपीएससी ने पहले जो क्वेश्चन पूछे हैं वो इसी के बेसिस पर पूछे हैं। जैसे साल 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो साल 2017 में तो डायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर जो भी रैंकिंग तैयार की जाती है ये किसके थ्रू रिलीज़ की जाती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये अभी हम पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा बिल्कुल इसी प्रकार से एक और 2017 के बाद आप कह सकते हो एक साल छोड़ के 2019 में यूपीएससी ने फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया, और अब की बार क्या पूछ लिया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश की जाती है किसके थ्रू। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए और इसका आंसर अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। इसमें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं। तो इस वजह से ये पोर्शन अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है आने वाले टाइम पर फिर यहाँ पे इसमें से एक और क्वेश्चन बन जाए। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने रिसेंटली डिस्कशन किया था डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, क्या होती है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, बहुत डिटेल से मैंने आप लोग को परसों के द हिंदू के वीडियो में समझाया था। अब इसी के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है डार्क मैटर एक नेगेटिव रिपल्सिव फोर्स है जो कि आप कह सकते हो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि डार्क एनर्जी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, आपस में एक दूसरे को खींचने का काम करता है, ग्रेविटी के साथ में काम करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना यह कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल से इसके बारे में बताया है। ये चीज़ें लिखी तो सही है लेकिन उल्टी लिखी हुई हैं।
ये डार्क मैटर डार्क एनर्जी के बारे में चीज़ें यहाँ पे करेक्ट लिखी तो हैं, लेकिन ये उल्टी लिखी हुई हैं, यानी कि ये जो काम है दोनों का अलट पलट दिया है। इस वजह से यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट डी आपको देखने को मिलेगा नीदर वन नर टू, यानी कि ना पहला करेक्ट है ना दूसरा करेक्ट है। अब देखो इसका आंसर करेक्ट क्या है हम लोग समझते हैं, मतलब करेक्ट तो हमने समझ लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिरकार होता क्या है। देखो डार्क मैटर बेसिकली एट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया कि डार्क एनर्जी एट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करती है। मैंने आपको बताया ना दोनों ने पलट दिया, हालांकि काम दोनों का मतलब दोनों के अंदर चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई तो हैं, लेकिन काम एक दूसरे को दे दिया गया है कि डार्क एनर्जी जो है ना वो यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करता है, लेकिन डार्क मैटर एट्रैक्टिव फोर्स का काम करता है। तो दोनों का काम को एक्सचेंज कर दिया है, इसी वजह से स्टेटमेंट जो डी है वो आपका करेक्ट देखने को मिलेगा। अब समझते हैं डार्क मैटर क्या होता है, इसको बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो आप लोगों ने यहाँ पर आसमान को देखा, आसमान में काफ़ी सारे सितारे देखने को मिलेंगे। तो कभी आपने सोचा है कि आसमान में जो सितारे हैं आपस में क्यों नहीं टकरा रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है? तो यहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा। उसका आंसर यहाँ पर मिलता है वो है डार्क एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि रिसेंटली जो आर्टिकल आया था वो डार्क मैटर डार्क एनर्जी को लेकर आया था। तो वो डार्क एनर्जी आपको देखने को मिल जाती है जो कि एक रिपल्सिव फोर्स है, एक दूसरे को अलग अलग खींचती है, और इसी की वजह से हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हुआ है। अभी समझ में नहीं आया आपको, कोई बात नहीं, समझाते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप मान लो ये देखो, मैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार हैं, ये स्टार आपस में टकरा नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लग रही है जो कि इन दोनों को दूर फेंक रही है, और वो दूर फेंकने वाली यहाँ पर जो एनर्जी है वही डार्क एनर्जी है, ठीक है ना। तो वही डार्क एनर्जी आपको देखने को मिलती है जो कि रिपल्शन का काम करती है, एक दूसरे को दूर फेंकती है। एक दूसरे को दूर फेंकने का मतलब है ऐसे तो अंतरिक्ष बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, बिल्कुल सही बात है। तो आप देख पाओगे एक टाइम पे जो अंतरिक्ष है वो छोटा सा गोला हुआ करता था, जिसको हम लोग गौरी के नाम से जानते हैं, यानी छोटा सा एक गोला हुआ करता था, वो फटा, वो फटने के बाद में लगातार ये ऐसा यूनिवर्स बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। तो यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ऐसा यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना है। डार्क एनर्जी क्या कर रही है? चीज़ों को एक दूसरे से दूर फेंक रही है, रिपल्शन का काम कर रही है, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ। डार्क एनर्जी का क्या काम है समझ में आ गया कि चीज़ों को एक दूसरे से दूर फेंकना। लेकिन डार्क मैटर का क्या काम होता है? डार्क मैटर बेसिकली ग्रेविटी की तरह काम करता है। ग्रेविटी क्या करती है? चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो डार्क मैटर के अंदर चीज़ें आपस में खिंचकर आती हैं, आपस में पास में आती हैं। तो ये दोनों ही एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि ऐसे तो फिर यहाँ पे मतलब कि यूनिवर्स बढ़ना ही नहीं चाहिए था। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? उसके पीछे का रीज़न यह है कि डार्क मैटर से ज़्यादा डार्क एनर्जी है, यानी डार्क एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द डार्क मैटर। इस वजह से यहाँ पर चीज़ें एक्सपेंड ज़्यादा हो रही हैं। अब डार्क मैटर होना भी ज़रूरी है, यानी कि चीज़ें आपस में अट्रैक्ट होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर चीज़ें अट्रैक्ट होंगी तो मतलब वो एक पोजीशन पर होल्ड करके रखी गई हैं। सन है, सन रुका हुआ है, उसके आसपास यहाँ पे पृथ्वी चक्कर मार रही है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो पा रही क्योंकि चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन आप देख पाओगे यूनिवर्स दूसरी तरफ एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे डार्क एनर्जी भी वर्क कर रही है, यानी एक दूसरे को दूर फेंक रही है। तो डार्क एनर्जी डार्क मैटर, आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे यूनिवर्स का कंपोजिशन क्या है। यूनिवर्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। तो आप कह सकते हो 100% यूनिवर्स में 27% होता है डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें से 68% होता है डार्क एनर्जी, बाकी बचा कुचा 5% होता है ऑर्डिनरी मैटर। अब आप कहोगे डार्क मैटर डार्क एनर्जी तो सर हम समझ चुके हैं, अब ये ऑर्डिनरी मैटर क्या होता है? ऑर्डिनरी मैटर मतलब है कि आप जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप पृथ्वी को देख पा रहे हो, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को देख पा रहे हो, अंतरिक्ष को देख पा रहे हो, जितनी भी चीज़ अपने सामने आपका लैपटॉप रखा है, मोबाइल रखा है, जो भी चीज़ें मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आप देख पा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूनिवर्स का 5% है। बाकी सारी चीज़ें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हैं। इसी के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे काफ़ी सारे रिसर्चेस जारी हैं। आई होप आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। तो डार्क मैटर जो है एक अट्रैक्शन का काम करता है, चीज़ों को आपस में खींचता है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ उल्टा लिखा हुआ है। और दूसरा यहाँ पे डार्क एनर्जी आपने समझ लिया है, एक दूसरे को बाहर फेंकती है, रिपल्शन का काम करती है, तो ये आप डार्क एनर्जी कह सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसका आंसर समझा, इसी वजह से डी इसका आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया? बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गई।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2015 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आइस क्यूब के बारे में। तो आइस क्यूब क्या है? एक पार्टिकल डिटेक्टर है जिसको साउथ पोल पर लोकेट किया गया, स्थित किया गया, और उस समय 2015 में न्यूज़ में होगा, इस वजह से क्वेश्चन बना गया। तो यहाँ पे पूछा गया उस रिसर्च के संबंध में बताओ इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोला गया कि ये जो आइस क्यूब है एक पार्टिकल डिटेक्टर है, ये दुनिया का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। दूसरा यहाँ पे बोला गया एक पावरफुल टेलीस्कोप है जो कि डार्क मैटर को सर्च कर रहा है। तीसरा बोला गया यहाँ पे ये बर्फ़ के अंदर दबाया हुआ, मतलब काफ़ी गहराई के अंदर यहाँ पे दबा रखा है इस डिटेक्टर को। तो क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। अगेन तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमने वैसे साइंस एंड टेक के ज़्यादातर क्वेश्चन देखे हैं, यूपीएससी ने जो पूछे क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर आंसर ऑल ऑफ द अबव वाले ही देखने को मिलते हैं। तो ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी, ध्यान रखना आइस क्यूब को लेकर। तो आइस क्यूब उस समय चर्चा में होगा। आइस क्यूब क्या है? एक पार्टिकल डिटेक्टर है, बस इतना बताया, पार्टिकल डिटेक्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या डिटेक्ट करता है? तो वाकई में आइस क्यूब जो है वो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करता है। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। और इसको बर्फ़ के अंदर रखा गया है, अंदर बिल्कुल दफनाया गया है, तो इसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और इसका काम क्या है? डार्क मैटर को यहाँ पर आप कह सकते हो खोजने का काम कर रहा है। एक पावरफुल टेलीस्कोप है जो कि डार्क मैटर को यहाँ पे खोज रहा है, क्योंकि डार्क मैटर को लेकर जो रिसर्च है वो बहुत पहले से चल रही है। तो इस वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर इसके करेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, आई होप आपने काफ़ी अच्छे से इसको समझ लिया है। तो मतलब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ये काफ़ी पुराना न्यूज़ हो चुकी है। ये जो है करंट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया। मैं आपको बस खाली दिखा रहा था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मतलब आप लोग देख रहे हो ना कि इंपॉर्टेंस वीडियो को कितना ज़्यादा है। यार वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको दबा दिया करो। जो हमारा टारगेट रहता है 2K प्लस लाइक का रहता है, तो आप लोग कर ही सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। आप लोगों के लिए मतलब MCQs तैयार किए जा रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं, है ना। तो आप लोग इतना सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको दबा देना और बता देना कि वीडियो में मज़ा आया है या नहीं आया है। चलो आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। आखिरी क्वेश्चन एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन देखो, श्रीलंका को लेकर है। श्रीलंका लगातार चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। रोज़ाना न्यूज़पेपर के अंदर श्रीलंका कवर किया जा रहा है पिछले साल से। तो क्वेश्चन ये बनता है, विच ऑफ द वाटर बॉडीज गिवन बिलो सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंकाज मैरीन वाटर। इन चारों में से कौन सी वाटर बॉडी है जो कि भारत और श्रीलंका को सेपरेट करती है, अलग करती है? ऑप्शन ए पाक स्ट्रेट, ऑप्शन बी मलक्का स्ट्रेट, ऑप्शन सी पाक बे, या फिर ऑप्शन डी कर्च स्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, पाक स्ट्रेट। काफ़ी बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। काफ़ी बार मैंने आपको फिशरमैन इशू पढ़ाया है, तब भी मैंने आपको ये लोकेशन समझाई है। तो श्रीलंका इंडिया से सेपरेट होता है किसकी मदद से? पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नर की वजह से। अब गल्फ ऑफ मन्नर तो ऑप्शन में प्रेजेंट था नहीं, सिर्फ पाक स्ट्रेट था, तो पाक स्ट्रेट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये ऊपर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। इनके बीच में ये पाक स्ट्रेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब ये स्ट्रेट होता क्या है सर? स्ट्रेट ये होता है एक नैरो पाथ होता है जो कि दो बड़े बड़े समुद्र को कनेक्ट करने का काम करता है। आप देख पाओगे ये एक बहुत बड़ा एरिया है और ये बहुत बड़ा एरिया है, इन दोनों को कनेक्ट करने की काम कर रहा है पतली सी गली जो ये स्ट्रेट है, ये काम कर रही है। ठीक है ना, तो पाक स्ट्रेट क्या होता है? आई होप आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। एक ओशियनिक लैंड फॉर्म है जो कि दो समुद्र के दो बड़े हिस्से को कनेक्ट करने का काम करता है, वो हो गया पाक स्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मतलब यहाँ पे ऑप्शन के अंदर पाक स्ट्रेट तो हमने समझ लिया कि पाक स्ट्रेट इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद और भी ऑप्शन बता देता हूँ, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये आपका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जब आप लोग देखते हो तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये आपको इंडोनेशिया की साइड पर देखने को मिलता है। ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक नैरो पाथ आपको देखने को मिल जाता है, किसके बीच में? इंडोनेशिया आइलैंड जो है और मलाय पेनिनसुला है उसके बीच में, यानी यहाँ से काफ़ी दूर है वो। फिर उसके बाद में कर्च स्ट्रेट ऑप्शन में दिया गया है। तो कर्च स्ट्रेट क्या है? तो ये भी एक स्ट्रेट है वो, लेकिन वो ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगा। ये ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को कनेक्ट करने का काम करता है, तो ये भी यहाँ पे चर्चा में नहीं आएगा। तो श्रीलंका और इंडिया को यहाँ पे सेपरेट करने वाला एक लौता स्ट्रेट है वो पाक स्ट्रेट है, ये ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी ऑप्शन में पाक बे भी देखने को मिलता है ना, पाक स्ट्रेट भी है, पाक बे भी है। तो आप कहोगे पाक बे भी तो हो सकता है जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है। तो ध्यान रखना
ये जो पाक बे है ये बेसिकली एक कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर होती है जो कि डायरेक्टली एक बहुत बड़ी वाटर से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर एक आप कह सकते हो जैसे होता है ना, समुद्र होता है, झील होती है, वैसे एक बहुत बड़ा एरिया देखने को मिल रहा है। तो ये सेपरेट करने का काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो पाक स्ट्रेट वो आप देख पाओगे एक नैरो पाथ देखने को मिलता है जो कि दो बड़े बड़े एरियाज को सेपरेट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर पाक स्ट्रेट जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो ये बे है ना, बे बेसिकली एक गल्फ हो जाता है, एक एरिया यहाँ पर छोटा सा देखने को मिलेगा, तो ये सेपरेट करने का काम नहीं करता। लेकिन पाक स्ट्रेट जो ये पूरा स्ट्रेट बना हुआ है तो ये सेपरेट करने का काम करता है। पाक बे यहीं पर ख़त्म है और स्ट्रेट यहाँ पे लंबा चौड़ा है, तो इस वजह से पाक स्ट्रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करने को देखते हुए ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि श्रीलंका लगातार चर्चा में है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन बने हैं? बिल्कुल बने हैं। साल 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था एलिफेंट पास को लेकर। एलिफेंट पास जो है वो कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये कौन से कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है डी, श्रीलंका। श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एलिफेंट पास देखने को मिलता है। तो एलिफेंट पास करता क्या है, श्रीलंका के वानी वाले हिस्से को जाफना से कनेक्ट करने का काम करता है, एक लिंक का काम करता है। अब ये क्या है समझाओ, थोड़ा मैप के थ्रू समझते हैं। ये आपको श्रीलंका का मैप देखने को मिलेगा। अब हमें इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, श्रीलंका को देखते हैं। तो श्रीलंका का एक ऊपरी हिस्सा देखने को मिल जाता है और एक यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखने को मिल जाता है। इसी मैप को थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे ना, तो ऊपर क्या है, जाफना है ना, ऊपर जाफना हो गया, नीचे ये वानी वाला रीजन हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करता है एलिफेंट पास, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो एलिफेंट पास एक लिंक का काम करता है, ये आपने देखा, ऊपर जाफना हो गया, ये नीचे वानी वाला रीजन हो गया। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का क्या काम करता है, एलिफेंट पास आपको ये बीच में देखने को मिल जाता है इस वाले पर्टिकुलर रीजन में। तो ऐसे क्वेश्चन पहले बने हैं, तो ये लिंक करने का काम करता है, लेकिन पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने का काम करता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी। श्रीलंका काफ़ी चर्चा में, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त, और बताते जाना आपको वीडियो में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, कितना अच्छा लगा है, मज़ा आया है या नहीं आया है, और कितना कुछ आप लोगों ने सीखा है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ये सारी बातें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।